कि आप आ जाएंगे। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राजश्री हिरेमठ उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में मोनिका सिंगल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में आभा सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में नीरजा राठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहनी बाणवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रशांत सिंह जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रीति जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, नमस्ते। समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा कुमारी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं,
सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट का स्वागत है। रंजन जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे बीच में रेखा कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट का स्वागत है। और हमारे बीच में श्रुति शिव उपस्थित हैं, उनका सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट उनका स्वागत है। तनु जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 कदाचित सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी जो जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस सर्राफ सर। इनके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, उनके भी हम ऋणी हैं और उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन एंड ईच वन टीच। तो हमारे बीच में अन्य भी कुछ सदस्य उपस्थित हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग उस विधा को जो कम खर्चीली है और इस मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा केवल आप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके माध्यम से पूरे समाज में फैलेगी और उनको भी लाभ मिलेगा जो पीड़ित है, जिनको इसकी चिकित्सा की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आज पढ़ेंगे और आकाश वायु अग्नि जल के आगे हम लोग पृथ्वी पर शेयर हो रहा है। तिवारी जी शेयर हो रहा है सर। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए आयुर्वेद में चाइनीज से थोड़ा सा भिन्न कहा गया है। वहां पर गाल ब्लैडर के मेरिडियन को दोनों मेरिडियन के रूप में माना गया और उसको कहा गया कि भौतिक और पराभौतिक दोनों है, ब्रेन भी है और यूबी मेरिडियन और जीबी मेरिडियन इनके माध्यम से बहुत से पराभौतिक चीजों को, यानी जो मानसिक चीजें थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। मेरिडियंस वहां पर पराभौतिक थी, उनको कोई देख नहीं पा रहा था, तो वो पराभौतिक थी। हमारे यहाँ क्या हुआ, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अवधारणा आई, उसमें उन्होंने कहा कि खाद्यनियात्मा मन कालो दिशस् द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। उनका खा माने आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तो हमारे पंच महाभूत, और इसके अलावा 5 और द्रव्य जिनको कहा कि काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। इनको उन्होंने कहा कि ये जो 5 द्रव्य हैं, इनको द्रव्य हम लोग कह रहे हैं और ये पराभौतिक द्रव्य है, ये भौतिक नहीं है। तो इसलिए पराभौतिक शरीर को माना गया कि शरीर और चेतना, यानी शरीर और आत्मा दोनों के संयुक्त प्रयास से ही ये हमारा शरीर फंक्शनल होता है। स्ट्रक्चर में जरूर आपको दिखे, लेकिन बिना आत्मा के और बिना मन के 2 चीजों बहुत आवश्यक है, उनके बिना ये काम चलता नहीं है। तो यानी थोड़ी सी अवधारणा भिन्न थी कि 5 जो महाभूत कहे वो हमारे भौतिक थे और 5 आगे द्रव्य कहे। यद्यपि चरक संहिता में या आयुर्वेद में 9 द्रव्यों की कल्पना थी, यानी 5 महाभूत और 4 द्रव्य, काल, दिशा, मन, आत्मा। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हमारी प्रयागराज की शाखा में जो एस्पस है,
तो उसने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो डेवलप किया उसमें एक तम को भी एक द्रव्य माना। क्यों? क्योंकि द्रव्य को परिभाषित किया गया था उसमें तम, जब चरक संहिता में या आयुर्वेद में, तो उसमें तम पर चर्चा हुई थी, लेकिन तम को अलग से द्रव्य के रूप में स्थापित नहीं किया गया। लेकिन यह स्थापना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने किया, क्योंकि तम से ही, यानी तम से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तम से सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो हुई शब्द की, और उसने आकाश की उत्पत्ति की। तो इसलिए हम लोग इस अवधारणा करते हैं, और इस अवधारणा के लेने से हमको फायदा क्या हुआ? चिकित्सा में बहुत योगदान हो गया। हमारी 10 उंगलियां थी और 10 हमारे द्रव्य हो गए, तो हमको आसानी हुई प्लॉटिंग में और उनके ट्रीटमेंट में। तो हम लोग पृथ्वी 4 द्रव्यों की बात हम लोग कर चुके हैं। हम लोग 5वें द्रव्य की बात आ रहे हैं, फिर महाभूत की बात कर रहे हैं, पृथ्वी महाभूत। तो ये पार्थिव द्रव्य हम लोगों ने पहले पढ़े हैं कि वो पार्थिव द्रव्य क्या है। संस्कृत वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु है, भारी है, खर है। खर हम लोगों ने एक और जगह जोड़ा था कि खर किसका है? वायु का भी। तो खर है, कठिन है। कठिन मतलब जहां कठिन वाली बात हो वहां पर आपको पृथ्वी महाभूत। मंद है, मंद तो जल भी है, लेकिन पृथ्वी महाभूत मंद भी है और स्थिर भी है। इसके साथ जोड़ लीजिए, मंद भी है और स्थिर भी है। तो वहां से एक, अगर स्थिरता की बात आएगी तो जल से एक कदम आगे है, एक क्वालिटी आगे है। क्या है? मंद भी है और स्थिर भी है। विशद, विशद हमारे और भी मिलेंगे। विशद मिलेंगे वायु, विशद मिलेंगे हमको अग्नि, और विशद हमको मिलेंगे पृथ्वी महाभूत में। तो 3 के गुण है विशद। विशद में, विशद के बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन जो जहां जहां जिसकी आवश्यकता हो। देखिए, एक शब्द होता है, उसके पर्यायवाची भूत होते हैं, यानी कई उनको शब्दों में कहा है ना। तो वैसे ही विशद के तमाम पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे आकाश के पर्यायवाची हम लोग कहें तो हम लोग पहले पढ़ते थे कि व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, अनंत। तो ये जो हमारे पर्यायवाची हैं उन सब का अर्थ वही था। तो विशद में साफ है, पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट। अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट लिखा होगा, इंग्लिश किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट विशद को पूरी व्याख्या नहीं कर रहा है। विशद माने साफ, विशद माने विस्तृत भी है। विशद ज्ञान, किसी विषय का विशद ज्ञान होना, किसी विषय का विशद ज्ञान माने बहुत बड़ा ज्ञान होना, और उसका साफ सुथरा ज्ञान होना, और पारदर्शी ज्ञान होना। सांद्र, कंसंट्रेटेड, यानी सांद्र से द्रव है, और सांद्र द्रव जो है बहता है यदि, और सांद्र थोड़ा सा उसमें कुछ और मिलावट है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट धीमा होता है। स्थूल, बड़ा, सूक्ष्म के अगेंस्ट में स्थूल है। हम लोग बोलते हैं ना विलोम, तो विलोम है स्थूल का, कौन होगा? सूक्ष्म। और गंध, गंध हमारा, हम लोग कहा है कि गंध हमारे वो है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो ये हमारा गंध, ये गंध को हमको भूलना नहीं है इन सबके गुणों के साथ। तो पार्थिव द्रव्य करते क्या है? जो कर्म के रूप में है, जब हम गुण और कर्मों की बात करते हैं, हमने द्रव्य की बात किया, हमने गुणों की बात किया, हम कर्मों की बात कर रहे हैं। तो कर्म क्या करती है? उपचय, एनाबेलिज्म। यानी एनाबेलिज्म माने 2 चीजों को जोड़ देना, 2 परमाणुओं को, 2 अणुओं को जोड़ देंगे तो वृद्धि होगी। जैसे प्रोटीन, हम कहते हैं कि प्रोटीन जुड़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर की संरचना में सहायक, क्यों? सेल का बनाते हैं। कोई भी सेल बनेगा तो प्रोटीन का बनेगा। तो ये जैसे सेल डेवलप होते जाएंगे तो प्रोटीन उनको डेवलप करती जाएगी, तो सारे वृद्धि हो जाएंगे। संघात, ठोस करेंगे, मिला देंगे चीजों को तो ठोस होता जाएगा। गुरुता, गुरु माने, हमने गुरु और उसका पहले बताया था, गुरु माने लघु, लघु और गुरु का उल्टा लघु है, विलोम लघु है। तो गुरुता माने भारी करने वाला। ये नहीं कि आप भारी कर दे, भारी माने गुणों के आधार पर आपको मोटापा, अगर मिठाई, जैसे मीठा खूब खाएंगे और आप नहीं व्यायाम करेंगे और घर में सोते रहेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। तो वो गुरुता, स्थिरता, स्थिर। जब भारी आप होंगे तो नेचुरली आपका मूवमेंट धीमा हो जाएगा। पतले दुबले होंगे तो वायु की तरह मूवमेंट करेंगे, तेज मूवमेंट करेंगे, और जैसे आप मोटे होते जाएंगे तो थोड़ा सा खत्म। कहते नहीं कि आप शादी ब्याह में करते हैं कि भाई जनवासी वाली चाल चल रहे हैं, तो जनवासी वाली चाल का मतलब स्थिर, धीरे धीरे चलना, कदम जैसे हाथी चलता है,
एक देखिए हाथी का चलना और शेर वगैरह चलना, दोनों में अंतर है ना। हाथी धीरे धीरे चलता है, बहुत दौड़ता भी है तो बहुत ऐसा लगता है कि बस चल रहा है, ठीक है। तो स्थिरता करने, इसमें मत गंध गुण की प्रधानता है। तो अब जब चर्चा की बात आ रही है तो नेचुरली जब हम लोग इसमें केवल यही नहीं कि हम चिकित्सा पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें उनका दर्शन भी पढ़ रहे हैं जो उन्होंने सोचा था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत बोलते हैं अपने जो वाङ्मय है, यानी जो हमारा कल्चर है, जो हमारा लिटरेचर है, उसमें पढ़ते हैं कि माता पृथ्वी है और पुत्रो हम, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। क्यों? पुत्र की तरह माता जो है, जो माता है, माता क्या करती है? पुत्र का पालन पोषण करती है, पल्लवित पुष्पित करती है, जिसको बोलना चाहिए। तो हम उसकी, वो पृथ्वी हमारी माता के रूप में है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। क्यों? माता की गोद में जैसे आराम मिलता है वैसे पृथ्वी की गोद में। माता जैसे बहुत चीजों पे आप उनको कहीं परेशान भी करते हैं तो वो कभी दुखी नहीं होती, तो वैसे भी आप पृथ्वी को परेशान भी करते हैं तभी पृथ्वी जल्दी परेशान नहीं होती। तो ये सबको हमको पालन, हमारे विकास में हमेशा वो सहयोग देती है। तो ये वाला जो पृथ्वी का ये गुण है, ठीक। तो जो हम लोग अगर हम लोग आयुर्वेद की बात, वो आयुर्वेद के अलावा यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन सब की बात करें, वेदों में कहें तो वेदों में 3, स्पेशली आपको यजुर्वेद में 3 जो है उनकी चर्चा अधिक की गई कि भाई पृथ्वी है नीचे और आकाश ऊपर, इन सब के भूखंड बिछा आकाश ओढ़, भूखंड को बिछा लीजिए और आकाश को ओढ़ लीजिए, ठीक है। तो वही ऊपर से आवरण दिया आकाश ने, नीचे से पृथ्वी दिया, और इसके बीच में क्या हुआ? जल हुआ, वायु हुई और अग्नि हुई। तो वैसे ही तो हम लोग इसको पार्थिव जो पृथ्वी के वालों को हम लोग मानते हैं कि आश्रय दे रहा है, संरक्षण इसी पर स्थिर है। और ऊपर से तो जैसे गोद में पालन पोषण, माँ, ये सब समझ लीजिए, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है माता के क्या रोल है जगत में, वैसे ही आप समझ लीजिए कि पृथ्वी का वही रोल है जो आपको माता के रोल है। अब हम लोगों ने कहा था, उसमें एक था कि आयुर्वेद में एक चीज थी कि जो चाइनीज में यह नहीं था। चाइनीज में ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि पहला द्रव्य कौन सा है या पहला एलिमेंट कौन सा है। उन्होंने चर्चा जरूर किया कि वहां से शुरू कर दिया, कहां से उन्होंने शुरू कर दिया कि वुड से शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि वुड पहला ही है। उन्होंने कहा नहीं, जल सृष्टि करता है, जल से वुड की सृष्टि होती है, यानी जल जो है उसका पिता है या माता है और वुड उसकी पुत्र या पुत्री। हमने ऐसा नहीं कहा, आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि नहीं, पृथ्वी जो है पांचवें, पहला द्रव्य जो है, पहला महाभूत हमारा आकाश है, उसकी सृष्टि पहले हुई, शब्द ने आकाश को किया। और जो अगले हैं पूर्व पूर्व गुणश्चैव, जैसे जैसे हुआ तो दूसरा आगे वाला जो द्रव्य है उसमें पुराना वाला गुण समाहित है, तो ये उसका अर्थ हुआ। तो ऐसे ही जो हमको एसेंडिंग ऑर्डर अगर बोले, जिसको गौरव क्रम बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर बोले तो उसमें आकाश पहले आएगा, फिर वायु आएगा, फिर अग्नि, फिर जल, पृथ्वी। तो पृथ्वी में पहले के चारों के पहले गुण समाहित हैं और अपना गुण तो है ही गंध, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध सब उसमें प्रभावित, सब उसमें समाहित है, ठीक। अब अपना गुण तो उसका भारी पन है, खरता है, कठोरता है, स्थिरता तो है, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो उन सबको भी समाहित किए हुए, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है। अब पार्थिव द्रव्य क्या है? अब वही इसका हुआ कि ठोस करने वाले हैं भारी और स्थिर और जड़त्व प्रदान, स्थिर जब होंगे तो जड़त्व प्रदान होंगे, ठीक है। चाइनीज एक, अब वो अलग है, चाइनीज का मत पढ़िए को, उन्होंने इस ऊर्जा को, जैसे ऊर्जा उन्होंने ह्यूमिडिटी कहा, अर्थ का उन्होंने ह्यूमिडिटी कहा है, हम लोग इसके गुणों की बात जब कर रहे हैं तो हम लोग अपना उसमें गंध की बात कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, वही अब जो बात कही वो गंध तन्मात्रा में सब है। अब इसको क्या कहा गया आगे चल के, इनको कहा कि पंच महाभूतों में, देखिए अब अस्थियों की बात, हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात आएगी अस्थियों की, कि अस्थि को कैसे कहा गया। जो हड्डी थी हमारी,
बोन वहां पर हम लोगों ने कहाँ रखा था, वहां हम लोगों ने रखा था अस्थि को किडनी के साथ जोड़ा था ना, किडनी के साथ हम लोग जोड़ा था, और द्रव्य कौन था, जल द्रव्य था। ठीक, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस वाले में पृथ्वी के साथ जोड़ा, और उन्होंने जो छोटी बड़ी अस्थियों को मिला करके 300, आयुर्वेद ने नोट कर लीजिए, कहीं 360 हड्डियों की बात की, 360 हड्डियों की बात कही। हम लोग मानव शरीर विज्ञान में 206 कहते हैं, तो वो उनमें 360 में हमारे 84 तो जो आपका नेल है, दांत है, इन सबको शामिल कर लिया था, 84 तो यही शामिल हो गई थी, और प्लस छोटी बड़ी जिनको हम लोग अलग अलग नहीं मानते, उन्होंने उसके अलग अलग मान करके तब व्याख्या किया था, तो 360 हड्डियों की बात वहां कही गई है। अब देखिए मल वेस्ट हमेशा, अब आप ट्रीटमेंट में देखिएगा यूज आएगा, जब हड्डी की बात करेंगे तो पार्थिव द्रव्य हो गया ना, तो जाने कभी हड्डी की बात आएगी तो 5वां नंबर की उंगली काम देगी। फिर मल वेस्ट के रूप में क्या है, मल क्या है, मल को ठोस कहा गया, पार्थिव, तो हमेशा कभी स्टूल की बात आएगी तो 5वें नंबर की उंगली की बात आएगी। उसी तरह पसीना और मूत्र जलीय है, अब जलीय माने क्या हुआ, जल वाला, यानी फिंगर नंबर 4 की बात आएगी। तो अस्थियों की उपधातुओं में क्या है, केश रोम नख, तो यानी कभी बालों की बात आएगी, रोम की बात आएगी जो आपके ये हैं, और नख इन पे आएगी, तो ये इसको पार्थिव कहा जाएगा। तो इन्हें ट्रीटमेंट कभी देना होगा तो इनमें भी आपको ट्रीटमेंट 5वें नंबर पे देना होगा। ये हम लोग इसको यहीं से सीख अपने उसमें जो अपने हिसाब से जो आगे चल के यूज होगा उनमें हम यूज करते जाएंगे। ठीक, जो अगर ब्रह्मांड की बात करें तो जो ब्रह्मांड में जो हम लोग पृथ्वी तत्व के बारे में अपने शरीर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा मूर्ति है वो बना दे, कोई पिक्चर मूर्ति बना दे, तो वो जो मूर्ति है वही हमारा, वो वही स्थिर है, वही हमारा रूप है, और वही हमारा पृथ्वी है। अब अगर अब ये अस्थि को हम लोगों ने क्यों कहा, इसकी बात उन्होंने चर्चा किया कि भाई अस्थि में क्या चीज नहीं है, वो वाला अभी तो छोड़ दीजिएगा, ये धातु जो है, धातु हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन धातु में समझ लीजिए रस पहला है, प्लाज्मा, उसको रस को हम प्लाज्मा कह सकते हैं, रक्त को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लड, मांस, मांस को स्किन कह सकते हैं, मेद को हम लोग कहते हैं फैट कह सकते हैं, मज्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कह सकते हैं, और ये शुक्र हमारा जो है ये हमारा ओवम और स्पर्म के रूप में, और बाद में हम लोगों ने ओज की भी कहा, 7 तो उन्होंने कहा, हमने 8वां भी कह दिया कि इन सब के संयुक्त प्रभाव से एक ओज ऑरा जिसको बोलते हैं वो होता है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें जो पार्थिव क्यों, हड्डियों को या इसको पार्थिव क्यों कर रहे हैं, पृथ्वी में सारे तत्व हैं, हड्डी में भी सारे तत्व मिलेंगे। अब देखिए पार्थिव में क्या है, आकाश, कहीं भी आकाश माने कहीं भी हो, स्पेस होगा तो होगा, पार्थिव के अंदर आप देखें तो स्पेस होगा, अगर नहीं होता तो वायु कैसे प्रवेश करती, तो वायु प्रवेश कर रही है, तो वहां वायु भी है, क्योंकि वो मूवमेंट, वहां से लावा निकलता है तो मूवमेंट है, मूवमेंट जहां होगा वहां आपका वायु होगा, तो आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में अग्नि क्यों है, लावा कैसे निकलता है, लावा निकलता है तो गरम गरम होता है और वो पूरा फैल जाता है, बिल्कुल तरल, और आकाश वायु अग्नि जल, जलीय बिल्कुल है, जल का कैरेक्टर पूरा बहने लगता है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो भी जल हो गया। तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तो है, खनिज पदार्थ सारे हैं तो वो भी पार्थिव है, तो यानी इन सब पे हम लोग समझ सकते हैं कि पार्थिव जो पृथ्वी कहा गया, पृथ्वी में सारे तत्व हैं पुराने वाले। अब हड्डी की बात कर रहे हैं, हड्डी में क्या चाहिए, आकाश उसमें स्पेस है, पोरस तो भी स्पेस है, वायु है उसमें, जहां जहां आपका पोर होगा वहां वायु होगी, जहां कोई स्पेस हुआ वायु, वह भी सूक्ष्म है और आकाश भी सूक्ष्म है, तो दोनों एक चले जाएंगे। तो आकाश वायु अग्नि, अग्नि क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस अग्नि है ना, तो फास्फोरस को हम लोग अग्नि कहते हैं, तो अग्नि है। जल है, जल क्योंकि जल का परसेंटेज ही उसमें है 30% जल, तो आप समझिए जल है उसमें, तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तो है ही, यानी हड्डी, हड्डी माने स्थिर, भारी, शरीर की तुलना में जो हड्डियां होती हैं वो अधिक भारी होती हैं, और अंगों के, अगर आप किसी कोई लंबा है व्यक्ति तो उसकी हड्डियों की वजह से उसकी वेट बढ़ेगा,
और कोई छोटा है तो हड्डियों की चूंकि संख्या कम, वो हड्डियों का वजन, वो लंबाई चौड़ाई कम है, इसलिए हड्डियों का वजन कम होगा, तो उसका वजन कम होगा। मोटापन अगर आपको है, फैट, फैट बहुत मोटापन नहीं करता जितनी हड्डियां करती हैं, तो इसलिए कोई एक फैटी व्यक्ति हो और एक जो है लंबा हो केवल वो, तो उसमें आपको हमेशा जिसका पास हड्डी है वो अधिक वेट होगा। ठीक, अस्थि मज्जा, बोन मैरो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये वही सब है। तो इस उस रूप में उन्होंने कहा कि भाई अस्थि में हम लोग ने रखा हुआ है वो उसी तरह की अवधारणा है। अब इन्होंने उसके लिए थोड़ा सा कह दिया कि भाई अगर आपको ये हो जाए जल, हड्डियों में जल की अधिकता, तो अधिकता और कमी क्या होती है? अगर अधिकता हो गई, जल की अधिकता हो गई और जल की कमी हो गई तो क्या होता है? तो जल की अधिकता होने से ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है। दो बीमारियां हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमेलेशिया भी होती है। ओस्टियोमेलेशिया में क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस पहले होती है, ओस्टियोमेलेशिया और अधिक इससे वो है। ओस्टियोपोरोसिस में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो पार्थिव जो पृथ्वी तत्व है उसकी मात्रा घट जाती है, तो भंगुर होने लगती है, बिटल होने लगती है, बिटल जिसको बोलते हैं बिटल। और ऑस्ट्रेमलेशिया में भी वही होता है कि उसमें सब में, दोनों में बोन मिनरल बीएमडी एक टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, तो वो जो है आपका हमेशा डेंसिटी आपकी घटने लगती है, जो मोटा वो होनी चाहिए। डेंसिटी में होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम लोग मानते हैं ना, डेंसिटी माने मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर जिसका मास अधिक होगा और वॉल्यूम कम होगा तो उसका क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी वॉल्यूम अधिक हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी घट जाएगी। तो बीएमडी टेस्ट से हम लोग ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमेलेशिया का पता लगाते हैं। तो जल की अधिकता हो गई 30% यदि जल हो गया तो ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोमेलेशिया जन्म लेगी। अगर जल कम हो जाए और पार्थिव बढ़ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं। वो क्या होता है? उसको बोलते हैं कि हड्डी हमारी बिल्कुल पत्थर हो गई है, मार्बल स्टोन, जो स्टोन है तो मार्बल बोन के रूप में जानते हैं कि मार्बल बोन हो गई, मतलब हड्डी में जो है हो गई। ये भी ठीक नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा तन्ने इलास्टिसिटी होनी चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि इसके बोन पे, अस्थियों के स्रोत बोन पे 5 फिंगर नंबर 5 है, इसका स्रोत है बोन ज्वाइंट। बोन ज्वाइंट हम लोगों ने रखा हुआ कहाँ? मिडिल ज्वाइंट में रखा होगा, श्योर बोलिए, मिडिल ज्वाइंट में रखा होगा ना बोन ज्वाइंट, फिंगर मिडिल ज्वाइंट। ठीक। तो अब इन्होंने एक सिंपल सा ट्रीटमेंट दिया है, 5 टोन 4 सेडेट। ठीक, क्यों कहा? सर जल को कम किया गया सर, जल को कम किया है सर, जल की बढ़ाई है। हाँ, अर्थ को बढ़ा दिया और तो जल को कम कर दिया। ये हम लोग प्रारंभिक ट्रीटमेंट है। ये जब ये किताब लिखी गई है तो ये किताब बहुत पुरानी किताब है, जिस पर हम लोगों ने शुरू में जो बनाया गया, हम लोग मीन्स की जो बना रहे थे, लिख रहे थे, तो उन लोगों ने इसको जब शुरू की प्रारंभिक है तो ये साधारण ट्रीटमेंट आपको दे दिया गया। अब बहुत ट्रीटमेंट है, अब हमको करना होगा तो 3-5 टोन करना पड़ेगा और 2-4 सेडेट करना पड़ेगा, और हम दूसरा और ले लेंगे। हमारे पास डॉक्टर वॉल भी आ गए हैं, तो डॉक्टर वॉल के भी शरण लेंगे। डॉक्टर वॉल की इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते कि सेकंड सेमेस्टर वाले उसको समझ नहीं पाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जो होंगे जब वो डॉक्टर वॉल को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हम लोगों ने डॉक्टर वॉल के बेसिस पर भी, डॉक्टर वॉल की थ्योरी के बेसिस पर भी अपनी उंगलियों में स्थापित कर दिया है बोन ज्वाइंट। इन पर डॉक्टर वॉल का हम लोग एक बार एक लेक्चर लिया था ना, डॉक्टर वॉल कहते हैं कि हमेशा दोनों इन यांग के बॉर्डर पर, यही तो बोला था, इन यांग के बॉर्डर पर रखा है ना, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर। यस सर, जी सर, यहाँ पर रखा हुआ। तो वहीं पर अगर हम लोग, अब उनकी मेरिडियन यहाँ से यूं जा रही थी, हमारी मेरिडियन ऊपर से नीचे जा रही है। हम वाईएनएम में क्या करते हैं? ऊपर से नीचे से कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं।
तो इसलिए हमारी मेरिडियन ऊपर से नीचे जा रही है। तो हम लोग बाइएनएम में जब कभी ट्रीटमेंट करेंगे तो हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझिए, अब हम लोग को अगर ट्रीटमेंट करना हो ऑस्टियो के या ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करना हो तो क्या करेंगे? फिंगर नंबर 5 बोलते जाइए मेरे साथ। फिंगर नंबर 5 कौन सा? कौन सा स्पाइरल? सर थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं, फिफ्थ लेना है। हाँ, फिफ्थ जिसने बोला वो सही है, थर्ड फोर्थ अभी उतना सही नहीं। हमको पहले ध्यान देना कि क्या चीज हम कहना चाहते हैं, चाहिए जो चाहिए। तो क्या चाहिए तो हमको अस्थि ना। यस सर। हमको पांचवा पार्थिव चाहिए। पार्थिव की कमी ना, जल तो अधिकता है, जल को तो घटाना है, लेकिन पार्थिव चाहिए। तो पार्थिव को फिफ्थ स्पाइरल, और ट्रीटमेंट क्या है? 3-5 टोन 2-4 सेडेड। हो गया ट्रीटमेंट, इतना बढ़िया, नोट कर लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस 60 साल की एज में सबको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अगर आप आयुर्वेद में लेना चाहते हैं तो। आफ्टर 60, आफ्टर 50 रादर, आफ्टर 45 रादर नहीं, सबका होता है। आप बोन मिनरल बीएमडी टेस्ट कराइए, सबकी डेंसिटी जो होती उससे बहुत कम मिलेगी, लेडीज में स्पेशली ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो ये आप करिए, ये ट्रीटमेंट करिए, बहुत बढ़िया है। पृथ्वी आकाश में देखिए, और सब पढ़ना चाहिए। ध्वनि तरंगों को इन्होंने कहा कि पृथ्वी आकाश में सक्रियता न्यूनतम है। ये बात सही है, हम भी मानते हैं कि पृथ्वी भी बहुत स्थिर है, आकाश भी अपनी जगह उसकी सक्रिय उतना नहीं, वायु सक्रिय थी, लेकिन ध्वनि तरंगों को वायु आधार प्रदान करता है। तो ये वही लिखित सेंटेंस वहां बताना था कि आकाश वायु किसमें, कि वायु ना हो तो ये आकाश की जो हमको आधार जो है, कोई ध्वनि तरंगे जाएंगी, जा ही नहीं पाएंगी। अब देखिए, जल महाभूत हम लोग अब जोड़ रहे हैं कि ये पृथ्वी तत्व किससे जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी किससे जुड़ा हुआ है? जल से। क्या करता है? हमारे एक शक्ति बनाता है, बल जिसको बोलते हैं। शक्ति के बल प्रदान करता है। कौन सा बल है ये? बल हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए। बंधन करता है। नहीं, कौन सा बल है? कफ ना, कफ वही। यही तो हम लोग ऐसे बिल्कुल तुरंत, जैसे यही तो हमको करना है कि बस बोले तुरंत बता दें, ठीक है? अब देखिए, ये वो पढ़ाई है, केवल है पार्थिव स्थिर होता है। देखिए ये लिखा हुआ पार्थिव स्थिर है, परंतु देखिए यहाँ पर उसकी उपयोगिता की बात कर रही। पार्थिव स्वयं बैठा है, परंतु पानी की ताकत है। पानी माने प्रेम, हम लोग कहा था ना, जली माने प्रेम का संबंध, माँ का स्पर्श, जलीय प्रेम। तो जलीय प्रेम की ताकत है कि वो लोच पैदा कर देता है। अगर केवल पार्थिव हो जाए हड्डी में तो लोच नहीं रहेगा। लोच होने के लिए आपको झुकने के लिए, देखिए अब व्यवहारिक जगत में, अब देखिए इसको दर्शन मानिए और बिल्कुल जगत अपने साथ जोड़िए। अगर आपके पास झुकने की ताकत नहीं होगी तो ऑस्टियोपेट्रोसिस रोग हुआ ना। आपको झुकना है, लोच लगाना है, आपको शरीर को भी लोच करना है, केवल फिजिकल नहीं बल्कि मन से भी आप झुकना जानिए। कोई सही बोल रहा है तो आप स्वीकार कर लीजिए कि भाई आप सही है। कोई व्यक्ति जो है आपसे अधिक योग्य है तो मान लीजिए कि ये पानी है, क्योंकि पानी आपके पास होनी चाहिए, वो प्रेम है। ठीक, तो ये अपना कई बार आ चुका, आटा वाला उड़ा देंगे, अग्नियाई सुपाद भूसा, वो तो ठीक है। तो यानी आपको हमेशा जल में और पृथ्वी में दोनों की शक्तियों के बारे में कहा गया कि वैसे पृथ्वी अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर कफ में, लेकिन जल ना हो तो मूवमेंट नहीं करा पाएगा ना। कफ ही तो मूवमेंट कराता है, वही तो मूवमेंट कराता है। बोलिए कौन कराता है मूवमेंट? कौन कराता है? कफ तो कराता है, वही तो म्यूकस, वही मूवमेंट कराता है। आगे देखिए, ये तो खनिजों का चर्चा है जो हम लोग कर चुके हैं कि धातुएं, मेटल है, खनिज है, सब कुछ है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पार्थिव द्रव्यों का उद्भव हो गया है।
रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होता है, सदियों तो चलता रहता है, तो इसका कई वर्ष लगते हैं तब ये पृथ्वी ठोस के रूप में हो पाती है। ये हम वहां भी उन्होंने कहा था कि जब जो है अग्नि बहुत दिनों तक रहती है तो पृथ्वी बन जाती है, यही तो उन्होंने कहा था। यहाँ भी पृथ्वी बहुत सदियां गुजरेंगी तब वो पृथ्वी ठोस होने लगती थी। हम लोग अगर अपने उसके इतिहास को पढ़ें तो हम लोग कहेंगे कि बहुत वर्षों तक जब पृथ्वी वो होती चली गई तो वो पृथ्वी ठोस होती चली गई। तो कैल्शियम है अंदर, क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थिव। पार्थिव हम लोग इसमें द्रव्य में कैल्शियम माने पार्थिव, फास्फोरस माने आग्नेय जी, ठीक है। ये सब तो सबको अलग अलग नॉमेनक्लेचर धीरे धीरे जहां आएगा वहां चिकित्सा में कहीं यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज समझते जाएंगे। लोहे की कमी से एनीमिया होती है, आयोडीन की कमी से ये होता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी जो पार्थिव पृथ्वी में जो तत्व हैं ये इतने रहते हैं, लेकिन इनके अगर नहीं हो तो असंतुलन होता है। तो हम लोग अगर एक दृष्टिकोण और समझिए, अगर हम लोग पृथ्वी तत्व का यानी फिंगर नंबर 5 में कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोगों को सारे द्रव्य पुराने में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब का इलाज होगा ना। ये दृष्टिकोण है, यहाँ देने की कोशिश की गई है कि यदि हम पृथ्वी तत्व का ट्रीटमेंट कभी करते हैं तो उसमें बहुत चीज आ जाती है। तो जेडी मेरिडियन में जब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर वॉल, तो जेडी मेरिडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन। आप लोग नोट कर लीजिए, सेकंड सेमेस्टर वाले, आगे थर्ड सेमेस्टर में जेडी मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, और आपके लिए भी। मतलब वैसे और तो मेरिडियन भी है, लेकिन जेडी मेरिडियन स्पेशली हड्डियों के लिए है ना, जो किडनी एसेंस वाला ट्रीटमेंट देते हैं वहां पर हम जेडी मेरिडियन में देने जा रहे हैं, ठीक। तो वही खाद्यान्न, शाक सब्जियां हैं, सब पार्थिव है, लेकिन हमेशा समझिए पार्थिव होते हुए भी क्या है, किसी में जल अधिक है। जैसे आप भी शरीर में हो सर, यदि किसी को भी बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जेडी मेरिडियन पे स्टार मैग्नेट दे सकते हैं क्या? जेडी मेरिडियन नहीं, किस प्रॉब्लम है मतलब क्या प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम दो चीजें, ऑस्टियोपोरोसिस की और दूसरी चीज नॉर्मल पैर हाथ दुख रहा है, घुटने में पेन है, हाँ, सर्वाइकल है, कुछ भी है। नहीं तो एक टेस्ट होता है बीएमडी टेस्ट, करा लीजिए। अगर बीएमडी टेस्ट में आ जाए कि हड्डियों का जो वो है वो ग्रेविटी जो है कम है, तो आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट देना चाहिए जेडी मेरिडियन में, और उसमें टोन करना चाहिए। और यार जेडी नहीं दे तो आप बोन में ही ट्रीटमेंट करिए, टोन करिए, ऑलवेज टोन। क्योंकि किसमें टोन करें सर, जेडी के अलावा? जेडी के अलावा क्या बोला आपने? बोन में टोन करना? हाँ, तो वो अभी लिखाया तो आपको नहीं लिखाया ट्रीटमेंट सर? मैं खाना चल रहा है हमारे यहाँ, तो मैंने नहीं नोट किया। फिंगर नंबर 5 फिफ्थ स्पाइरल, 2-4 सीडेट, 3-5 टोन। हो गया जी सर। का वो बीएमडी टेस्ट होता है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। अगर वो कम है तो ये आप देना ट्रीटमेंट दीजिए। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। फिंगर नंबर 5, हाँ जी, फिफ्थ स्पाइरल, फिफ्थ पांचवा स्पाइरल। क्यों पांचवा क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वी का तत्व है ना। यस, पार्थिव तत्व ही बढ़ाना है तो उसको बढ़ाना है, ठीक। चलिए तो आगे हम लोग देखें। 2-4 सीडेट और 3-5 टोन। हाँ, क्यों आप भी बताइए ताकि समझ जाए क्या चीज क्या कहा, कौन चीज अधिक है? जल अधिक है। जल अधिक है ना, तभी तो हड्डी कम है। हड्डियों में जल का अंश होना चाहिए 30%। अगर 30% 40% हो जाए तो हमारी बोन टूटने लगेंगी।
तो अगर जल बढ़ जाएगा तो जल को घटाना होगा ना, तो 2 4 दोनों, 2 माने क्या है, 2 भी क्या है, वायु, वायु, हाँ 2 ठंडकपन। एक और काम है, 2 माने वायु, वायु क्या करती है, कंसेप्ट, वायु क्या करती है, वर्चुअली इनिशिएटर है, कहा था ना, इनिशिएटर है, तो तोड़ने में भी इनिशिएट करेगी। तो सर इसलिए वो जिसके साथ मिल जाती है उसी वो ही बढ़ जाता है फिर उसमें। हाँ, तो 2 कोल्ड के साथ बढ़ी तो कोल्ड। यस सर। 2 4 सीडेट, 2 4 सीडेट और 3 5, 3 क्यों कहा, तो 3 माने अग्नि, फास्फोरस अग्नि को बढ़ा दिया। फास्फोरस होगा ना उसमें, ऊपर लिखा हुआ फास्फोरस है उसमें, देखिए, ठीक है, फास्फोरस जी सर, थैंक यू सर। 3 5 और कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस माने, कैल्शियम माने 5, फास्फोरस माने 3, तो दोनों बढ़ा दीजिए 3 5, ठीक। चलिए, शरीर में चेतना के, हाँ वही पार्थिव, वही कहा कि अगर चेतना समाप्त तो शरीर पार्थिव, क्योंकि सारे द्रव्य रहेंगे और चेतना समाप्त हो जाएगी तो ये पार्थिव रहेंगे। और फिर पंच महाभूत हमारे जो हैं, सारी हमारी शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये, और हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, ये सब इंद्रिया जाके समाहित होंगी पार्थिव में, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में, और फिर धीरे धीरे ये ट्रांसफर होंगी बुद्धि में, बुद्धि से अहंकार में, अहंकार नहीं, अहंकार में, अहंकार से बुद्धि में, और बुद्धि से फिर प्रकृति में, ठीक। चलिए, तो वही पार्थिव उनका, वो तो आप लोग पढ़ लेंगे, उसको कोई बहुत नहीं है। ये देखिए, फिर उन्होंने वही दे दिया, वही चार्ट जो है, इस चार्ट को फिर पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे आप ये चार्ट, जब आपको याद हो जाए तो बस आंखें बंद करिए और गुण तुरंत बोलिए, और जिस दिन आपको याद हो गया आप सारे प्रोटोकॉल बैठे बैठे लगा देंगे। काल आ गया, अब फिर वही बात, इसी को जितनी बार पढ़ेंगे, काल में जब भी पढ़ेंगे, यह आपका श्लोक, यह आपको धीरे धीरे आनंद, जिसमें हम नहीं कह रहे हैं कि आपको संस्कृत आती कि नहीं आती, लेकिन जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, हिंदी वाला ही पढ़िएगा, तो आपको आनंद, और जब आनंद आने लगे तो समझ लीजिए कि आप आयुर्वेद को जानने लगे। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कर्मकाणि भवंती, कर्मकांड माने कर्मशील, यानी कार्य करने लायक, कर्मशील माने कार्य करने का जो इच्छा होती है। न तो केवलम, केवल आप जो द्रव्य गुण कर्म पढ़े थे ना, तो गुण के प्रभाव से ही, प्रभावात्ता है, प्रभाव के कारण, न तो केवलम, न तो मैं, तू में तो केवल वो है कंजंक्शन, केवल माने केवल, न माने केवल, केवल नहीं, गुण प्रभावाद, गुण के प्रभाव से, प्रभावात एव माने, एव माने है, एव माने भी कंजंक्शन के रूप में है, लेकिन एव माने तत्, मतलब जोड़ दिया गया कि प्रभावात एव, उसी के प्रभावात, यानी उसी की वजह से द्रव्यकाण कर्मकाण भवंती, द्रव्य, द्रव्याणि को, जब द्रव्य को कई द्रव्यों कहा गया, द्रव्याणि, द्रव्य कह दिया, द्रव्याणि जैसे बहुवचन, तो द्रव्याणि कर्मकाण भवंती, नहीं, केवल गुण के प्रभाव से कोई भी द्रव्य कार्मुक कर्मशील नहीं होता। क्यों कहता है द्रव्याणि ही, द्रव्य क्या है, ही वही कंजंक्शन, द्रव्य प्रभावात, द्रव्य के प्रभाव से, फिर कमा गुण प्रभावात, गुण के प्रभाव से, फिर द्रव्य गुण दोनों के प्रभाव से, द्रव्य गुण प्रभावात, प्रभावात माने द्रव्य गुण के दोनों के प्रभाव से। पहले तो कहा द्रव्य के प्रभाव से, जो आप द्रव्य हैं, जैसे आपका है तो आपका व्यक्तित्व कहा है, तिवारी जी का है तो द्रव्य, तिवारी द्रव्य है, तिवारी जी का अपना प्रभाव, तिवारी जी के अंदर जो बैठे हुए हैं गुण, उनका प्रभाव, फिर द्रव्य गुण प्रभाव, दोनों का संयुक्त प्रभाव, वो भी तो संयुक्त होगा, जिस जगह बैठे हैं आप वहां की ऊर्जा भी तो होगी, तो द्रव्य गुण दोनों के प्रभावात च माने और, तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में, कौन, जिस काल में, तस्मिन प्लस तस्मिन यानी उस काल में, काले, तत् अधिकरण, तत् माने उस अधिकरण माने घर, जैसे आपका घर है, रहने जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शाम को
सवेरे रहते हैं, 10 बजे फिर कहीं निकलते हैं। तो वो तत् अधिकरणम आसाध्य, उस अधिकरण में रहते हुए ताम ताम च युक्तिमर्थम, उन युक्तियों को करते हुए, युक्ति में हम बता चुके हैं कि जो आपके दिमाग में है और जो कोई चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए सार्थक या पूरे आप तो उपदेश के आधार पर या किसी ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उनके वो उन युक्तियों का, उन उपायों का प्रयोग करके करेंगे तो उसको युक्ति बोलते हैं। तो ताम ताम च युक्तिम अर्थम, युक्तिम अर्थम, उन युक्तियों को करके, ठीक। च माने और, तम तम अभिप्रेत्य, उन प्रयोजन के, देखिए उस अर्थ में और उस प्रयोजन के अनुसार अधिष्ठान में रहकर और प्रयोजन के तम तम अभिप्रेत्य यत कुर्वन्ति, जो करते हैं, यत माने जो, कुर्वन्ति माने करते हैं, तत्कर्म उसे कर्म कहा जाता है। येन कुर्वन्ति, जिस शक्ति से करते हैं वो तद्वीर्यम, उसको वीर कहा जाता है। वीर माने ताकत, यत येन कुर्वन्ति उसको वीर कहा जाता है। यत्र कुर्वन्ति, जहां, यत्र माने जहां, कुर्वन्ति करते हैं, तत् अधिकरणम उसको घर कहा जाता है। जहां करते हैं उसको घर कहा, अधिकरण कहा जाता है। यदा, यदा माने जिस समय, जिस काल में, यदा माने जब कुर्वन्ति सकाल है, जब करते हैं वो काल है। यथा कुर्वन्ति, जिस तरह करते हैं, यथा माने जिस प्रकार, कुर्वन्ति स उपाय है, उसे उपाय कहा जाता है। और यत साधयन्ति, जो प्राप्त करते हैं, तत्फलम उसे फल कहा जाता है। जो रिजल्ट आता है उसको फल कहा जाता है। तो न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्य भवन्ति, द्रव्याणि ही गुण, द्रव्य प्रभावात् गुण प्रभावात् द्रव्य गुण प्रभावाच्च तस्मिन् तस्मिन् काले तत् अधिकरणम् आसाद्य ताम ताम च युक्तमर्थम च तम तम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत्कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणं यथा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साधयन्ति फलम्। इसको पढ़िए, हिंदी पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे आपको लगेगा आनंद आएगा, और इस आनंद से आप ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे बस, ठीक। जगत के, अब काल क्या है, देखिए काल की अवधारणा क्या है। काल नष्ट नहीं होता, जैसे आत्मा नष्ट नहीं होती तो काल आत्मा के साथ जाता है। कोई भी विचार, कोई भी कार्य बिना काल के आवरण में, बिना काल के परछाई में, बिना काल के चारों तरफ ओढ़े हुए संभव ही नहीं है। जब भी करेंगे कोई ना कोई काल होगा, कोई विचार करेंगे कोई ना कोई काल का हो, तो काल का आवरण आपके चारों तरफ रहता है, चाहे विचार हो, चाहे कर्म हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक। मैं काल को समझना बहुत वो है। तो इसको साइंस ने क्या कहा, साइंस ने इसी को कहा टाइम एंड स्पेस। जिस टाइम एंड स्पेस का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया। तो अब संपूर्ण चेतना, जड़ चेतन, देखिए जड़ और चेतन दोनों सत्ताओं की बात कर रहे हैं। सत्ता में क्या सत्ता दो है, एक जड़ है एक चेतन। तो जगत उसी से बना हुआ, एक जड़ है चेतन, दोनों, तो दोनों सत्ताओं की अनिवार्य, दोनों सत्ताओं की होनी चाहिए तभी जगत है, बना हुआ है। तो जगत के दोनों सत्ताओं में काल की अवधारणा है, और काल के बाद फिर कहते हैं काल के गाल में समाहित हो गया। तो काल ही सृष्टि करता है और काल ही प्रलय भी करता है, वही जन्म देता है, वही मृत्यु देता है। हमारा शरीर कहां से बना? शरीर जो है, शरीर तो हमारा क्या भौतिक है, अंदर क्या है? आत्मा। तो आत्मा क्या है? चेतन। शरीर क्या है? जड़। तो हमारा शरीर में तो जड़ और चेतन का अद्भुत समन्वय है। और फिर हम लोगों ने कहा ही हुआ है, क्या हुआ अब ये समझ लीजिए, इसको यही समझना है जो लोगों ने पहले न समझाओ समझ ले कि ये जो है शरीर अनुबंध पूर्वक क्यों गमन करता है, भाई ऐसा क्या बात हो गई है? तो उन्होंने कहा शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गच्छा अनुबंध से पर्याय। क्या कहा कि शरीर इंद्रिय, सत्व माने मन, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को ही ये शरीर, हम लोग शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोग को हम लोग क्या कहते हैं? पहले तो कहते हैं धारी। संयोग माने मिलन को,
शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, आत्मा मिली, इनसे हम लोग, इन्हीं से हम लोग आयु बोलते हैं, इसी को आयु बोलते हैं। अब आयु क्या है? धारी, इसी को धारी बोलते हैं। क्यों धारी बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे शरीर को धारण करती है, और यही शरीर जो है, ये आयु जो है, इन शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा को धारण करता है, इसलिए वो धारी है। वही जीवित है, उसी को जीवित कहते हैं। अगर अदरवाइज क्या बोलेंगे? गतायु। और उसको बोलते हैं, बोलते हैं कि चिरंजीव या चिरायु, बाद में गतायु हो जाता है। जीवित, तो जीवित उसी कहते हैं। नित्य गतिशील, जब तक गति है तब। नित्य माने डेली, डेली माने सदैव, सदैव माने कल भी था, आज भी है, आज कल भी रहेगा, ये नित्य का अर्थ है। तो नित्यग माने नित्य गतिशील, नित्यग माने नित्य गतिशील। नित्यग अनुबंधश्च, नित्यग नित्यगः, देखिए नित्यगः च, श जहां मिला है तो वो नित्यगः प्लस च माने च माने और, नित्यगः च अनुबंधः च, नित्यगः च अनुबंधः च, यानी नित्यग है और अनुबंध, अनुबंधश्च, अनुबंध च, और अनुबंध भी, दोनों के नाम। नित्यग में नित्य गतिशील है, और अनुबंध, इसको पर्याय यही जो कहा, पर्याय यही है। आयु उच्चते, आयु के ये पर्यायवाची हैं। अनुबंध क्या है? क्यों अनुबंध कहा गया है? क्योंकि आत्मा कह दिया गया, शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवित, इसलिए कहा क्या अनुबंध है, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा उस समय नष्ट नहीं होती। आत्मा हो सकता है बाद में नष्ट हो, ये नहीं कह रहे कि नहीं नष्ट होती, लेकिन गीता में कहा गया न जायते मृते वा कदाचिन और नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वहां गीता में अलग कहा गया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्नते हतौ उभौ तौ न बिजानीते नायम हन्ति न हन्यते। वहां कहा कि गीता में कहा कि ये आत्मा मरती नहीं है, न उसे कोई मार सकता है, न वो मारती है किसी को, तो न मारी जाती है और न कोई उसको मार सकता है। कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई वायु उसको सुखा नहीं सकती, कोई जल उसको गीला नहीं कर सकता, न कोई अग्नि उसको जला सकती है। लेकिन हमारे में द्रव्य है, आत्मा हमारी द्रव्य है, चेतन है लेकिन द्रव्य है। ठीक, तो हमारी आत्मा क्या है? उस आत्मा के साथ जो हमारा अनुबंध है शरीर का, उस अनुबंध उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये शरीर और ये आत्मा इन सब का संयोग है, इसलिए अनुबंध कहा गया। क्योंकि यह शरीर हो सकता है एक आत्मा कई शरीरों के साथ अनुबंध करे, कई कॉन्ट्रैक्ट करे कि हम आपके साथ भी रहेंगे, फिर उनके साथ रहेंगे, फिर उनके साथ रहेंगे, फिर उनके साथ रहेंगे। तो ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है आत्मा का, क्योंकि आत्मा अधिक समय तक जीवित रहती है, शरीर कम समय तक जीवित रहता है। जैसे आप हो और आपके वस्त्र हो, आप हो और आपके वस्त्र हो, तो आपके वस्त्र आप पूरे जीवन में हो सकता है 100 वस्त्रों का त्याग करें, एक कपड़े पहने, फिर दूसरे पहने, फिर तीसरे पहने, ऐसे 100 वस्त्र पहने, तो उस वस्त्र को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने हमको हटा करके दूसरा पहन लिया है। वैसे ही शरीर को नहीं मालूम पड़ेगा कि आत्मा ने हमारा दूसरा धारण कर लिया शरीर। ठीक, इसलिए उसको, आत्मा को कहा गया कि यह न जायते मृते वा कदाचिन। ठीक, चलिए, तो ये है, तो ये समय है, काल के चक्र में ये है। तो अब ये सब का है, समय है कि भाई हम कहते नहीं कि जब फ्रेजेस हैं जो बोले जाते हैं, समय हो गया है, उठने का समय है, भोजन का समय है, अब चलिए खाइए पीजिए, आमोद प्रमोद का है, सारी चीजें हैं, यानी काल के आवरण में सब चीजें हैं। बचपन काल के ही द्वारा हुआ, युवावस्था काल के हुआ, प्रौढ़ावस्था काल की, वृद्धावस्था काल का है, मृत्यु भी है, जन्म भी काल के आवरण में है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब जो है, क्योंकि मृत्यु भी एक अवस्था के रूप में है। जो हमारा प्राच्य दर्शन है उसमें मृत्यु भी अवस्था मानी गई है।
देहिनोस्मिन, गीता का है, देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था है, ऐसे मृत्यु अवस्था है। तो ये माना गया था। तो ये पाश्चात्य दर्शन में नहीं माना गया, उन्होंने उसको अलग अवस्था माना, लेकिन प्राच्य दर्शन चाहे चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदिक हो, दोनों माना गया। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि दोपहर, सायंकाल, ये सब काल के विभक्त के उपखंड हैं। सेकंड, मिनट, घंटे जो भी है, काल के सब छोटे छोटे से लेकर के बड़े तक के उसके एक मापदंड है। तो सब कुछ का नियंत्रक काल है। काल ही ऋतुओं को पैदा करता है। अब काल की, अब ये देखिए यहां पर आइए, काल की उपेक्षा नहीं करनी, ये तय है। अगर आपने काल के जीवन में सफलता को पाना है तो काल की उपेक्षा नहीं करनी है, उसके अनुशासन को मानना है। काल के समय में जो भी कहे, प्रकृति जो कहे उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो आपको उत्कर्ष मिलेगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, निखरेगा, परिमार्जित होगा, परिमार्जित मान मांझना, परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा, अधिक सुधार होगा। ठीक है, अगर तिरस्कार किया आपने तो गंभीर रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। अब अगर काव्य, अपने भारतीय काव्य की बात करें तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। उन्होंने कहा कि काव्य शास्त्र विनोद, मैंने कोई लिटरेचर पढ़ने से, लिटरेचर कोई भी हो, चाहे आप यही पढ़ रहे हो, आयुर्वेद पढ़ रहे हो, चाइनीज पढ़ रहे हो, चाहे बीएचबी पढ़ रहे हो, तो काव्य शास्त्र मतलब कविता या इस तरह के जितने ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो व्यसन में, या तो व्यसन में या नींद में या मारने पीटने काम में अपने समय को गुजारते हैं। तो कौन योग्य हुआ? मूर्ख उसको कहा गया जो ये काम करता है, और किसको कहा गया? विद्वान। उसको कहा गया जो अपने समय को सदुपयोग करता है, इसको समय का सदुपयोग कहा जाता है। तो हम लोगों ने हितायु कही थी ना, हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम, और मानंच तत्र यत्रोत्र मायुर्वेदस्य उच्यते। जहां हित आयु, तो हित आयु क्या है? कल्याणकारी आयु। अहित आयु क्या है? दुख वाली आयु, जिसमें आप अकल्याणकारी काम करते। सुख आयु क्या है? जब निरोग हो। दुख आयु क्या है? जब हमको कोई रोग हो जाए। तो ये वही है कि आपको हमेशा अपने को व्यवस्थित करना है, समय के उसमें डालना है। और अगर समय का, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जितने आप समय से पढ़ेंगे, समय से खेलेंगे, समय से कूदेंगे, समय से अपना शरीर बनाएंगे, सौंदर्य बनाएंगे, तो ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, शरीर की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य वृद्धि होगी, सब कुछ मिलेगा आपको। अग्नि बढ़ेगी, आपका रूप बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा, प्रतिभा बढ़ेगी, मन भी तो दृढ़ होगा। तो काल के व्यवधान में तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। समय से भोजन अगर नहीं किया, देखिए बहुत बढ़िया लिखा है, समय से भोजन नहीं किया, एक समय फिक्स है। हम लोगों ने कहा कि हमारे आयुर्वेद में 10 से लेकर, मान लीजिए आपने 2 तक कहा, वहां भी आपने कह दिया कि जो स्टमक और स्प्लीन का समय है 7 से लेकर के 11 तक। तो हम लोगों ने कहा कि 7 से लेकर 11 तक का या 10 से लेकर 2 बजे के बीच में जो भी समय आपने कहा, अगर समय में भोजन लिया तो क्या होगा? हमारे पाचन ठीक से क्यों होगा? क्योंकि उसी समय स्टमक को मालूम है कि आपका ये समय हो गया है, तो HCl सीक्रेशन शुरू होगी। अगर इस सीक्रेशन शुरू हो गया और आपने भोजन नहीं किया, कभी आपने 10 बजे किया, कभी आपने 4 बजे किया, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो सीक्रेशन निकाल देगा और उससे क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा, अल्सराइटिस हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। प्यारे जी, अल्सराइटिस हो जाएगा ना? यस सर। तो ये वो उसी की बात ही कह रहे हैं। फिर नींद अगर ठीक नहीं लेंगे तो क्या होगा? नींद भी आपको आवश्यक है। क्या करते हैं वहां भी, अगर आप उसके पढ़े बीएचबी के हिसाब से, तो वहां भी निद्रा क्यों आवश्यक है? क्योंकि निद्रा के माध्यम से ही आप एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को आप गेन करते हैं, तभी काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो वो एनर्जी भी चाहिए आपको। नहीं, अब निद्रा आपने मान लीजिए ठीक से नहीं लिया, तो अब हाइपोथैलेमस को भी नहीं मालूम पड़ेगा, लिम्बिक सिस्टम को नहीं मालूम पड़ेगा कि आप कब सोते हैं कब जागते हैं। वो परेशान हो जाएगा, हो गया कि कब सुलाएं कब सुलाएं।
लिम्बिक सिस्टम घड़ी आप तय कर लीजिए, अगर आप करते हैं 2-4 दिन करिए कि 4 बजे जगना, तो 4 बजे जगा देगी आपको। ये कौन जगाता है? ये लिम्बिक सिस्टम जगाती है, ये हाइपोथैलेमस जगाता है। भूख प्यास हाइपोथैलेमस तय करता है। तो आपको जो समय है कि 10-12 घंटे बचपन में, युवावस्था में 8 घंटे, वृद्धावस्था में 6-7 घंटे करेंगे। अगर नहीं आप करते हैं तो पीनियल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो भी आपको प्रभावित करेगा ना। इसलिए आपको, नहीं तो फिर बाद में एक रोग हो जाता है, अनिद्रा रोग। फिर उसके लिए आपको फिर तुरंत करना पड़ेगा अनिद्रा रोग में कि कहाँ जाएंगे। अनिद्रा रोग हो तो क्या करेंगे तिवारी जी? सर क्या अनिद्रा रोग हो जाए तो क्या करेंगे? मेंटली डिस्टर्ब होंगे सर। नहीं, ट्रीटमेंट। ओके सर दिशा और मन को सही करेंगे, वाई को सिडेट करेंगे, मन को टोन करेंगे। ठीक, बढ़िया। हम लोग 2 ट्रीटमेंट करते हैं। एक ट्रीटमेंट में हम लोग कहा कि बोथ मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट में मेथी लगा दिया। एक तो ये हम लोग का हुआ, हम लोग क्या किया है, हम लोगों ने दोनों में मेथी लगा दिया। ये कौन उंगली कौन सी है? ये लेफ्ट हैंड में वायु है, राइट हैंड में मन है। हाँ, ठीक है। तो अब जो हम लोगों ने कहा दिशा और मन हुआ ना, तो दिशा को हम लोग कहते हैं कि हमारा पराभौतिक वायु भी है। तो हम लोगों ने एक पढ़ा कि चाइनीज ब्रेन में क्या है, ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन में गाल ब्लैडर, मेरिडियन। तो गाल ब्लैडर के मेरिडियन में हम लोग गए, फिंगर नंबर 3 गाल ब्लैडर ऊपर, यहाँ पर आपने क्या किया, 2-7 सिडेट 8 टोन। इस वात जॉइंट में आपने क्या किया, 2-7 सिडेट गाल ब्लैडर के उसमें गए और 2-7 सिडेट 8 टोन कर दिया। एक ये हो गया। दूसरा हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोगों ने यहाँ कर दिया इस वाले उसमें LMM, अगर मेगा मेरिडियन में, यहाँ भी हम लोग क्या किया, 2-7 सिडेट 8 टोन। यहाँ भी तो कर सकते हैं जी, आएगा पीछे, या केवल 7 सिडेट 8 टोन कर देंगे तो भी काम चलेगा। कलर लगा देंगे लेफ्ट में तो भी काम चलेगा। कलर कौन से दोनों होंगे? 2 कलर, एक ही कलर होगा। पिंक कलर। पिंक सर, पिंक। यस, पिंक कलर। आयुर्वेद में मन का कलर पिंक है, तो 7 सिडेट का मतलब भी पिंक और 8 टोन का मतलब भी पिंक। तो 2 पिंक लगा दीजिए, बीच वाले इसे यहाँ छोड़ करके इधर बगल में, बस नींद का हो गया। चलिए, अब उन्होंने सामान्य उसकी बात किया है। पर अपर माने क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो पर माने दूर, अपर माने पास। तो ये जो कहा कि सारी चीजें हो गए, चाहे जो आज बहुत करीब है वही काल के आवरण में दूर हो सकता है। मित्रता बढ़ाएगा घटाएगा वो भी काल ही करता है। दूर समीप होगा उसको दूर कर देगा, दूर होगा उसको समीप ले आएगा, काल के युद्ध। तो मिलना बिछड़ना 2 प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप दोनों मिल सकते हैं और ये काल के पूरे आवरण में दर्ज है। ठीक, तो चूंकि संयोग और वियोग होना है तय हो, तो वो भी काल द्वारा करता है। तो काल मिलाता भी है और काल जो है बिछड़ाता भी है। तो ये उसे कहा उन्होंने। आत्मा के रूप में काल जीवित रहेगा, काल नष्ट नहीं होता, समझे? और क्या है, काल का बोध ही जीवन चेतना का बोध है। जब आपका काल बोध होगा तो आपको बोध होता रहेगा। और अगर काल को आप बोध ही ना हो पाए तो कहते नहीं कि ब्रेन में वो क्या समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो वर्चुअली जीवन चेतना तो जब तक सक्रिय नहीं है चेतना तब तक वो निष्क्रिय हो गई। तो वो ये नहीं कहते हैं कि वो उसको हम गतात्मा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये तो कहेंगे कि वर्चुअल मुर्दों के रूप में है। ठीक, काल की संस्कार अभ्यास क्या करें, बार बार आप करेंगे तो क्या होगा, काल जो है, काल ही आपको जो है बार करत अभ्यास के जड़ मत हो जान। तो मतलब आप एक कोई करेंगे अभ्यास तो कैसे करेंगे, आप समय से उठ, मतलब कोई स्कूल जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, फिर कॉलेज जा रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, वहां से लौट रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल कुछ भी खेल रहा है, चेस खेल, जो भी इंडोर आउटडोर जो भी करिए। इसके बाद वो अपने क्षमताओं की वृद्धि कर रहा है, शाम को पढ़ रहा है, खाना भोजन कर रहा है, समय से हो रहा है, सो भी जा रहा है, गाजर के समय पे सो जा रहा है। बकौल तिवारी जी 11 बजे सो जाना चाहिए। ठीक, तो 11 बजे आप सो जाएंगे, 11 बजे तक जरूर सो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 11 बजे सोना चाहिए, 11 बजे तक जरूर सो जाना चाहिए, क्योंकि वो समय शुरू हो गया है 11 से 1, 1 से 3 गाल ब्लैडर और लीवर का चाइनीज
ठीक है। तो वो जब होंगे तो संस्कार क्या है, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपकी इन व्यक्तित्व परिमार्जन परिष्करण आता जाएगा और आप संस्कार अधिक अच्छे गुणों को और आत्मसात करते जाएंगे। वो संस्कार केवल एक नहीं कि आप टहलने गए खाना खाए वगैरह ना, जो क्वालिटेटिव मानसिक जो गुण है वो आपको डेवलप होंगे। क्या? प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, ये जो बोध है, आप दूसरे को सहयोग, जन कल्याण, ये सब बोध है, ये संस्कार की तरफ आपको ले जाते हैं। ये संस्कारी होना है ना। केवल अभ्यास नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं लौट के आ रहे हैं खाना खा रहे हैं वो कर रहे, नहीं। संस्कार माने इससे आगे की आपके क्वालिटेटिव चेंज है ना। ये सब उसी का वो है कि देखिए जीआईटी, वो जीआईटी को बताया कि आप अगर काल के समय में अब नहीं किया तो आपने उसको कोई ऑर्गन जिसने स्वीकार नहीं किया तो वो क्या होगा, आपका अल्टीमेटली आपके अगेंस्ट में कोई प्रॉब्लम होती जाएगी, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। और यदि आपने इसका सही काल के हिसाब से सही होती चली गई है तो आपको बहुत बढ़िया होगा, सेंस ऑफ रिलीफ होगी। साथ में उसको साथ संबंध हो रहा कि भाई आपका जीआईटी से किया चला गया और यहाँ हो गया, मान लीजिए कोई काम उसमें हुआ और वो टाइम अधिक ले लिया उसने, तो भी गड़बड़। तो जीआईटी क्या होता है? जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यहां से जो शुरू है गैस्ट्रो बने गैस, यहां से ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो इंटेस्टाइन और गैस्ट ये पूरा ट्रैक्ट जो कहलाता है ये यहाँ से शुरू होता है और वो पूरा स्टमक एलाई तक जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, वो सीधे बिल्कुल ऊपर से नीचे नली है, समझ लीजिए ऐसे जा रही है, देखिए बिल्कुल बीचों बीच, मोर और लेस बिल्कुल बीचों बीच जा रही है और फिर वहां एलाई हो गई, तो उसको जीआईटी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिर अब काल का बोध धारणात्मक बल के रूप में है। तो नेचुरली क्या है कि क्या क्या कलियत, देखिए कलियत कालियत या भूतानीति काला है, मतलब कवलित करना, समाप्त करना विकार में है उसका। तो यानी जो भी काल है वो भी अच्छा भी कर रही है भाई, हमने जब कहा जन्म और मृत्यु दोनों, तो अच्छा भी कर रही वो। और अब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए समझ लें, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोगों ने स्थापित क्या किया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ। हम लोगों ने क्या कहाँ रखा हुआ है काल को? फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 6 को आप लोग और भी नोट कर लीजिए। काल भी है, नर्वस सिस्टम है। ठीक, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हमारी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ऊपर रखा हम लोगों ने वात जॉइंट में स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और हम लोगों ने कफ जॉइंट में रख दिया है किसको? मेडुला को। मेडुला को, हाँ, मेडुला में हमारे हार्ट के 10 मतलब उसमें बहुत सेंटर हैं, जो कफिंग के सेंटर भी है, वाइटल सेंटर भी है, आपका स्नीजिंग सेंटर भी है, स्वेलिंग सेंटर भी है, स्वेलिंग हुई वाला सेंटर, तो सारे सेंटर्स वहां पर हैं, तो मेडुला में है। ठीक है, UB10 चाइनीज UB10 और मेडुला हमारे यहाँ, वहां में चाइनीज में UB10। ठीक, तो वो बाहर रख दिया। ये नर्वस सिस्टम है, यानी यहीं से नर्वस सिस्टम शुरू हो गया, यानी ब्रेन, हम लोगों ने ब्रेन से तुलना किया ना, तो ब्रेन सिस्टम यहीं से शुरू हो गया। तो अब क्या है इसमें जो है क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व जो कहा गया जो बाहर जाती है, वो क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है लेकिन वो बाहर जाती है और सूचना जाती है। उसी तरह हमारे एफरेंट नर्व और ये, तो मेडुला को यहाँ पर रखा गया। अब इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए आप लोग, वोमिटिंग सेंटर है, कफिंग सेंटर है, स्नीजिंग सेंटर है, स्वेलिंग सेंटर है, यानी इन सब की प्रॉब्लम कोई हो तो आपको मेडुला में ट्रीटमेंट करना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, तो मेडुला को जरूर ट्रीट करिए। वहां मेथी रख दीजिए, अगर वहां भी है चाइनीज में मेथी रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको ये वाला तो आप लोग पढ़ लीजिए। ये उत्पन्न रोगों का उपचार काल ऊर्जा द्वारा होगा, काल के बिंदु है उनका। अब हम लोग जो बताना चाहते हैं वो है, ये भी वैसे काल वाला है। देखिए 12-15 वर्ष में जो होना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये सब चीजें काल के आवरण में ही है। बौद्धिक शारीरिक विकास
तो इनके सबके पॉइंट हैं और इन पॉइंट पे कर दीजिए। और इन पॉइंट्स के आगे भी अब तो हम लोग बहुत आगे ट्रीटमेंट है, यहाँ तो ट्रीटमेंट है। तो कोई भी बिस्तर गीला कर दे रहा है, यूरिन कर दे रहा है, ये सब के लिए भी यही काल का ही है। काल को आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 6 नंबर पे, 6 नंबर याद रखिए। अब ये उसका है जो मेन हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए पढ़ लीजिए। शीत के द्वारा, शीत अगर होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेंगी, रक्त हमारे जो आर्टरीज है वो सिकुड़ जाएंगे। तो सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, रक्त प्रवाह के लिए अधिक बल करना पड़ेगा, तो एसबीपी हो जाएगी। तो यानी काल के माध्यम से वो भी 6 नंबर को करेगी कि 6 नंबर पर आपको ट्रीटमेंट देना है, 6 नंबर देना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ट्रीटमेंट बहुत है, लेकिन ये केवल थ्योरी के रूप में है कि भाई काल टाइम है। तो मान लीजिए जाड़ा आया तो काल ही तो आया, अब गर्मी आया तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो भी गर्मी की प्रॉब्लम, काल की प्रॉब्लम है, तो वहां भी 6 नंबर को आपको करना है। तो यानी 6 नंबर का हमेशा यूज आप उसमें करेंगे। अब हम लोग जो बता रहे हैं साइटिका वेटिका देखिए, तब देखिए फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 6 में वात ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट है, कफ ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है। तो गर्मी में सबसे अधिक कौन प्रकोप होता है, बोलिए गर्मी में क्या होता है सबसे अधिक? वात। वात कहाँ पर रखा है? ऊपर। तो वात माने गर्मी में कोई प्रॉब्लम हो तो या तो मेथी यहाँ लगाइए या कोई ट्रीटमेंट जो भी करना करिए। क्लियर? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? गर्मी में मेथी की तासीर भी तो गर्म ही होती है सर, गर्मी में मेथी लगाएंगे तो गर्म नहीं करेगा। आप लोग वहां भूल जाइए, हम मेथी को एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं। मेथी ये उसकी अपनी क्वालिटी के लिए नहीं लगता, वो प्रेशर देने के लिए लगता है। मेथी हम खा नहीं रहे हैं, गेहूं लगाइए, चना लगाइए। मेथी तो प्रेशर है ना, मेथी मेथी खाना नहीं है। एक साहब वहां पर थे इलाहाबाद में, जब प्रयागराज में लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि मेथी की बात आई तो दूसरे दिन गए, वो एक अगर मेथी भाग कर चले आए, बोले मेथी तो हमने खा लिया, लगाने क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं, मेथी यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए प्रेशर के लिए है। वो मेथी प्रेशर के लिए है, वो प्रेशर हल्का सा आप जो लगा लें तो ऐसे हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, हल्का हल्का प्रेशर, हल्का हल्का नम, क्या बोलते हैं, नम्र हाथों से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गर्मी की बात होगा तो और ट्रीटमेंट अब बाद में होगा, पहले आप समझिए कि मेथी ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ। अगर आपको बरसात हो तो कौन सा कहाँ पर करना चाहिए? बरसात में क्या होता है? नहीं आप फर्स्ट छोड़ दीजिए, थर्ड फोर्थ। पित्त ज्वाइंट। क्यों क्यों? पित्त ज्वाइंट पे जल आएगा सर, अग्नि और जल। पित्त में क्या? हाँ अग्नि जल, ठीक, आप समझ में आया। तो पित्त जल है तो यहाँ पित्त ज्वाइंट, पित्त जल वो भी अग्नि जल, तो पित्त ज्वाइंट में लगा दीजिए। और अगर ठंडक हो तो कफ ज्वाइंट। क्यों? कफ ज्वाइंट पे सर सिकुड़ती है चीजें, सिकुड़ती है चीजें, सिकुड़ी ठंडक में चीजें सिकुड़ी ना, यूं आप यूं सोते कि नहीं सोते, फैल के नहीं सोते, रजाई ओढ़ करके और सिकुड़ करके, है ना। तो सिकुड़न आती है तो ये देखिए कफ में, ये कफ ज्वाइंट मूवमेंट बहुत कम करता है, स्थिर है, 4-5 है उसमें। तो कफ ज्वाइंट में आपको ठंडक में लगाना है। तो 3 तो एक तो ये हो गए, गर्मी, बरसात, ठंडक। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास क्या है? 3 है, 3 या 5 है एक्चुअली। मेन ऊपर क्या है? सर्वाइकल। सर्वाइकल। सर्वाइकल माने गर्दन को यूं कर लेते हैं कि नहीं, यूं खूब हिलाते हैं, गर्दन यूं भी जाती है, और जरा नीचे वाली जो है उसको हिला नहीं पाते, सबसे कम हिलती है, बीच वाली कम हिलती है, सबसे ऊपर वाली यहाँ हिलती है। ठीक है, तो ये हिल रही ऊपर, तो यहाँ पर सर्वाइकल, सर्वाइकल की ट्रीटमेंट ऊपर ज्वाइंट, ऊपर वाले ज्वाइंट पर। थोरेसिक का मिडिल में, और लंबोसैक्रल नीचे। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर्वाइकल, सर्वाइकल वात ज्वाइंट में, थोरेसिक आपको बीच वाले ज्वाइंट में, और लंबोसैक्रल आपको नीचे ज्वाइंट में। तो इस तरह ये आपको स्पाइनल कॉर्ड का जो आपका करेंगे। कमर दर्द, कमर दर्द के इलाज कहाँ करेंगे? कफ ज्वाइंट पे। गुड,
साइटिका का इलाज, साइटिका का भी बात पे साइटिका बात पर रहना चाहिए सर। कफ ज्वाइंट पे ना नीचे होती है ना, कमर ज्वाइंट पे ना। साइटिका भी लंबोसाइकल से होती है। पाँव का दर्द कफ ज्वाइंट, क्लियर, कफ ज्वाइंट। हाँ, पाँव का दर्द कफ ज्वाइंट। सर्वाइकल बात ज्वाइंट। हाथ का रोग हुआ तो कहाँ करेंगे? पित्त जॉइंट पर। क्यों? क्योंकि हाथ फोल्ड होता है ना, एंकल। सर वात ज्वाइंट पे जाएगा क्योंकि हाथ ऊपर होता है। हाँ, बात पे जाएगा। हाँ, ऐसा है। अब आगे पढ़ेंगे आप। हाथ पे जो है, जितनी हाथ में है, ये सर्वाइकल C7 C8 तक जाती है और उसमें T1 मुश्किल से यहाँ पर आता है। एक केवल T1 का पॉइंट है, मतलब थोरेसिक का, यानी हाथ में और ऊपर आंख में, इन सब एरिया में जाते हैं। कौन? सर्वाइकल नर्व का ये ऑपरेशनल एरिया है, जिसको हम लोग इनर्वेशन बोलते हैं। वहां की लैंग्वेज में इनर्वेशन है, और हम अगर वैसे बोले कॉमन पार्लेंस में तो कहेंगे ऑपरेशनल एरिया है। तो है ना। तो आंख, मुंह, ये जो रोग है ये अधिकांशतः सर्वाइकल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक सर, T1 के लिए कौन सा एरिया में देंगे अगर देंगे तो? अगर T1 में देना हो तो बीच वाली में तो हुआ है। ओके, नहीं, बीच वाली पित्त। T1 बोला ना आपने? हाँ सर, ओके। हाँ, तो T1 माने थोरेसिक। ठीक सर, थोरेसिक कई जगह है। ठीक है, तो अब ये जैसे मान लीजिए, अब आप कहें तो अगर कोई, जब भी देखिए ट्रीटमेंट का सिस्टम समझ लीजिए। अगर उंगली नंबर 6 है और उसमें हमको काल की कोई ऊर्जा करनी, तो उसी का स्पाइरल होगा, चाहे 6 का स्पाइरल हो, चाहे 6 का हॉरिजॉन्टल हो, चाहे 6 का। कोशिश यही करनी है, जब तक कि दो ऊर्जाओं पे काम ना हो, दो द्रव्यों पे काम ना हो। जहां 3 6 हो तो वहां हम सोच सकते हैं कि 3 पे दे कि 6 पे दे, लेकिन जहां 6 ही है तो वहां पे 6 पे दीजिए। जहां 6 इंपॉर्टेंट है वहां पे 6 पे दीजिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं नंबर 1 कहाँ पर उंगली देनी है, फिर किस उंगली में, उस उंगली में कौन सा मेरिडियन चुनना है। तो मोर और लेस आप देखिएगा उसी तरह के मेरिडियन चुनते हैं, 6 वर्टिकल, 6 हॉरिजॉन्टल, 6 पैरेलल। ठीक है, तो ये जो है नर्वस सिस्टम यहीं से शुरू हुआ। तो अब हम लोग दिशा पर आ जाए। हम लोग दिशा पे ले लेते हैं। 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, दिशा। ठीक है, तिवारी जी बोलिए। मेरे लिए तो ठीक है, बाकी लोग जैसा बोले। और लोग बता दें भाई। बस सर, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ डाले और पढ़ने में दिक्कत नहीं। वो एक्चुअली डिनर टाइम हो जाता है ना हम लोगों का, तो हमको फिर लैब छोड़ना पड़ता है। तो कल ही करा देना। बंद करें। और हमें तो लगता है सर, आप आयुर्वेदिक पहले ले लीजिए। वो 5:30 से 6:30 क्या, थोड़ा हम लोग भी फ्री रहते हैं ना, और ये सब्जेक्ट ऐसा है हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो अभी क्या होता है, हम आधा हाथ में काम होता है और आधा सुनते हैं, तो कुछ आता है और कुछ चला जाता है समझ में। नहीं, बात कर सकते हैं। नहीं होता क्या है ना, बाद में इसलिए बोलते हैं कि जैसे जो हमारे गेस्ट के रूप में आते हैं, तो उनको हमको अधिक समय देना, उनकी बातों को अधिक ध्यान देना। हमको तो फ्री है। हाँ, वो बात भी सही है। ज्यादा लेट भी होता तो मेरा तो स्लीपिंग टाइम हो जाता है। कितनी जल्दी? 7:30 बजे स्लीपिंग टाइम? सर ने तो 11 बजे तक ने बोला है। सिंगापुर में 10 बज गए। ओके, फिर ठीक है। जी। दिशा बहुत बड़ा नहीं है, दिशा का थोड़ा सा वो है, बस क्यों समझना है कि दिशा एक बोध है। दिशा जो है, एक दिशा का 2 है, एक तो भौतिक, एक पराभौतिक। तो दिशा का बोध होना पराभौतिक है, और दिशा हम लोग जानते हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो वो इसीलिए उन्होंने कहा कि दिशा को द्रव्य के रूप में हम लोगों ने माना। यहाँ और पढ़िएगा ये कि दिशा एक द्रव्य के रूप में है। तो हम लोगों ने देखिए, आप देखिए, अगर दिशा हम लोग पूरा मान रहे हैं ना कि अंदर कोई नियंता है, कोई आत्मा है, कोई प्राण है, कोई चेतना है, ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से, किसको, उसको किसी ने बताया नहीं, कुछ माना नहीं।
बहुत जो ये मॉडर्न साइंस है ये नहीं मान रही है कि दिशा यानी कोई आत्मा है, कोई प्राण है, कोई चेतना, नहीं मान रही ना। हम लोग कह रहे हैं मेरिडियन है, वो नहीं मान रहे, वो तो अपना मान रहे जिसको हमने देखा उसी को मान रहे हैं। तो यानी ये जो दिशा या किसी तत्व का बोध, ये कोई बोध ही तो था, ज्ञान ही तो था। तो वो जो वही तो दिशा है जो कोई बोध करा रही है, कोई ज्ञान करा रही है। ये हमारे सोचने की दिशा है कि हमने सोचा कि नहीं, कोई प्राण है, कोई चेतना है, कोई द्रव्य है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम चेतना कहें, आत्मा कहें, मन कहें, कुछ भी कहें। तो इस वो बोध जो है वो दिशा बोध है। अब दूसरा दिशा है पूर्व पश्चिम। अब देखिए मैग्नेट आप लेते हैं तो मैग्नेट में दो तरह के होते हैं ना। एक मैग्नेट होता है आपको चक्र मैग्नेट, तो चक्र मैग्नेट में बीच में व्हाइट रख दिया आपने और बाहर पीला रख दिया। तो व्हाइट वाला क्या करेगा, ये जो ऊर्जा देता है ना, तो ऊर्जा देगा तो यूं करके फैल जाएगा, यूं नीचे से आएगा, यूं फैल जाएगा, मतलब जाएगा सीधे, जैसे गोली नहीं जाती है, गोली यूं चलती है और यूं फैलती जाती है। जो पिस्टल की गोली या कोई होती है तो गोली जाती है तो वो थोड़ा सा अपना एरिया बदलती जाती है, अब बढ़ाती जाती है, तो इसीलिए आदमी मर जाता है। 303 वाले और चौड़ी हो जाती है, और जब देखते हैं तो वो इस एरिया में जाती है। तो अगर वो 300 या 100 मीटर की दूरी से मार दी जाए तो शायद कोई हाथी मर जाए। यानी ऐसे ही ये चेतना जो मिली तो ब्योर एक दिशा, ये दिशा, तो यानी कोई दिशा तो है। अब अगर पीला बीच में रख दीजिए तो वो ऊर्जा को यूं समेट लेता है। तो ये जो मूवमेंट है, यूं करके यूं मूवमेंट और ये करके दो मूवमेंट हुए ना, एक तो इधर जा रही है और एक ऊपर आ रही है, ये दिशा ही तो है। तो दिशा बोध और दिशा दो चेतना और उसका भौतिक और भौतिक दोनों के रूप में उसको सिद्ध करने की कोशिश किया है। ये हमका है। अगर हम चलें, हम यहाँ से कहें कि हम मान लीजिए दिल्ली से कहें कि हम नोएडा जा रहे हैं, और हम अगर पश्चिम की ओर चलने लगे, पूरब चलना था, हम पश्चिम की ओर चलने लगे, तो हम नोएडा तो नहीं पहुंचेंगे ना। हम भले कहीं पहुंच जाए लेकिन हम वहां पहुंचेंगे नहीं, या पहुंचेंगे तो समय से नहीं पहुंचेंगे। फिर हम घूम फिर के अल्टीमेटली आएंगे। तो अपने गंतव्य पे हमको अगर सही दिशा नहीं है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये भौतिक विचार है। लेकिन उसकी दिशा बिगड़ गई है। वह उसको सवेरे पढ़ना चाहिए था, वो सवेरे घूमता है। उसको जिस समय कॉलेज जाना चाहिए उस समय वो अपने मित्रों के साथ मटरगश्ती करता है। ये कौन सा वो है, दिशा बिगड़ने का। ये पराभौतिक ही तो है, ये पराभौतिक दिशा का बिगड़ना है। तो उस तरह हम लोग को देखना है कि तो इस नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने अपने में कहाँ रखा, हम लोगों ने फिंगर नंबर 7 में रखा। अब क्या है, अगर कोई सिस्टम, अभी बताया ना जीआईटी, अब जीआईटी में कोई चीज सिस्टम है, उसके सिस्टम ऊपर नीचे से ऊपर से नीचे जाना चाहिए। ओरल कैविटी से लेकर के आप एसोफेगस, सब सारा चेहरा, डुओडेनम सब जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये नीचे से ऊपर की ओर आने लगे तो ये अपनी दिशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। और दिशा बदलने का मतलब कि कोई न कोई बीमारी के चपेट में आ चुका है। तो वही कह रहे हैं अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रायंगल, ये सब उसके नाम है, आप लोग पढ़ने पड़ेंगे। ओरल कैविटी माने यहाँ से शुरू हुआ मुंह से, फिर यहाँ ओसेफेगस माने ये हुआ, आमाशय स्टमक हो गया, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम सेकंड पार्ट, इलियम थर्ड पार्ट, सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स बिल्कुल सीकम और इलियोसीकल के उसमें जैसे ही खत्म होता है वैसे पहला अपेंडिक्स होता है। फिर एसेंडिंग कोलन माने अपने आप ना, एसेंडिंग माने ऊपर से दाहिने तरफ, अपेंडिक्स से ऊपर एसेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स माने हमेशा क्षैतिज मानिए, हॉरिजॉन्टल, तो ट्रांसवर्स कोलन माने हॉरिजॉन्टल कोलन। फिर नीचे आएगा हिपैटिक फ्लेक्सर माने कहाँ का है, मतलब जो हिपैटिक फ्लेक्सर तो यहाँ हुआ राइट वाले में, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर लेफ्ट वाले में हुआ। हिपैटिक माने लीवर, लीवर का फ्लेक्सर माने मोड़, स्प्लेनिक फ्लेक्सर माने स्प्लीन का मोड़, तो स्प्लीन का मोड़। डिसेंडिंग कोलन माने नीचे उतरने वाला, डिसेंडिंग उतरती हुई कोलोन, कोलोन माने लार्ज इंटेस्टाइन। और सिग्मॉइड कोलोन जो फिर ट्रांसवर्स होती है थोड़ा सा और नीचे की हो जाती है, उसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, लास्ट वाली। ठीक है, उसके बाद फिर एनल कैनाल और एनएस वगैरह आ जाता है। तो ये इसी तरह कोई भी अगर अपनी दिशा बदल दे, कोई भी जो उसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्टीमेटली वो रोग की चपेट में आ पाए।
ये उसका है। सब चारी होंगी, दर्द होगा, उल्टी, चक्कर, सिर दर्द जितनी है, ये सब दिशा के प्रभाव के ही अंतर है। दिशा पराभौतिक है और भौतिक दोनों है। मस्तिष्क का भाग है, तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है इसको। अब हम लोग देखें, इसको बताया गया एफरेंट नर्व, सबका बिल्कुल डायरेक्शन दिया है। एफरेंट स्किन से, जो कोई आप किसी ने आपको टच किया, टच जैसे किया, स्किन से टच किया ना आपको, जैसे स्किन से टच किया तो ये नर्व, एक एफरेंट नर्व चली यहाँ से स्किन से, और वो चली और वो ऊपर की ओर जाकर के स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए, पीछे के भाग से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए और ब्रेन तक जाती है। दिस इज नोन एज एफरेंट नर्व। इसको बोलते हैं एसेंडिंग नर्व। फिर उसमें से क्या हुआ, ब्रेन ने एनालाइज किया, ब्रेन ने देखा कि ये टच जो है आपके मित्र का है, तो तुरंत उसने माना ये तो हमारे, अपनी फाइल खोला, फाइल को मतलब एज इट इज ऐसा मत करिएगा, हमारी बात समझ, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने फाइल खोला, देखा कि हमारे मित्र का टच ऐसा है, तो हमने समझ लिया कि तिवारी जी का टच है, तिवारी जी का टच है, तो बस हमने कहा कि तुम्हारे, तो वो मैसेज आया वहां से कि कुछ नहीं, डोंट वरी। ये जो आया, ये इफरेंट नर्व, माने ये डिसेंडिंग नर्व से आया, ये ब्रेन से ये संदेश पहुंचा, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले भाग से, पीछे वाले भाग से नहीं आया, ये आगे वाले भाग से आया, और ये कहाँ चला गया, ये वर्चुअली, अगर इसको जाना चाहिए, काम करना है तो जाएगा आपको मसल्स में जाएगा। इट विल नॉट गो टू स्किन, इट विल गो टू मसल्स। तो मसल्स को एक्शन करना था ना, यानी आपको अगर आप बैड टच मानते तो आपको भागना था या कुछ एक्शन लेना था, तो वो एफरेंट, ठीक है। तो ये जो केंद्र यहाँ से पेरिफेरी से सेंटर की ओर जा रहा है, और एक सेंटर से पेरिफेरी जा रहा है, तो ये दोनों दो दिशाएं हो गई ना, तो ये भौतिक रूप से भी दिशा हो गई। दिशा अगर होगा, आप देखिए पानी, पूरे बिल्डिंग बनाइए, पानी ऊपर चलता है तो पानी एक दिशा पकड़ लेता है, अगर ऊपर से नीचे बहना तो नीचे बहेगा, चाहे जो ही मार्ग कहीं खोजे, तो ये उसका डायरेक्शन तय है। फिर नीचे से ऊपर जाना हो तो अग्नि है, वो नीचे से ऊपर जाती है, उसकी अपनी डायरेक्शन है, सबकी डायरेक्शन भौतिक रूप से तय है। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी जो हमको मार्ग अपनाना है, जो सोचना है, समझना है, अगर उसमें कहीं गड़बड़ हो गया तो हमारी मार्ग बदल चुका है, दिशा प्रभावित हो चुकी है, इसमें पढ़ना है। अब उसी के एग्जाम्पल देखिए, ये है, देखिए सिगरेट पीने की लत वायु से संबंधित है। आप सिगरेट में क्या पी रहे हैं, वायु तो पी रहे हैं, फेफड़ों से संबंध है, तो क्या होगा, फेफड़ों के ज्वाइंट मेरिडियन पर, फेफड़ा हम लोग कहाँ है, राइट स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट, वहां पर हम लोग क्या किया, 2 टोन कर दिया। क्यों, वायु चाहिए हमको, वायु कमी है तो वायु बढ़ा दिया, 7 घटा दिया। ये हमारा ट्रीटमेंट है। तंबाकू खाने के लिए, तंबाकू क्या है, जाति पेट में है, तो तंबाकू क्या होगा, स्प्लीन का होगा, पार्थिव है, तो उसके ज्वाइंट में 5 टोन 7 से 5 कम है तंबाकू। इश्क व्यसन हार्ट के ज्वाइंट मेरिडियन में 7 से 3 टोन कर दिए। शराब का नशा में मन की उंगली में जाइए, और कफ ज्वाइंट में या पी ज्वाइंट में 8 हॉरिजॉन्टल में 8 टोन 7 से 8। ये अवसाद का भी ट्रीटमेंट है, अवसाद का ट्रीटमेंट है, और ये शराब के नशे का भी ट्रीटमेंट है। क्लियर, अवसाद भी इसमें ठीक कर सकते हैं। नटखट बच्चों में, अब देखिए इसको समझ लीजिए, नटखट बच्चों में उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आ रहा है, इसमें पेंसिल चुराना, पेन चुराना, पैसे चुरा लेना, ये जो कर रहा है, इसमें क्या है, और ये गंभीर आगे नहीं, बाद में बहुत मानसिक रोग होंगे। तो इन्होंने कहा कि इसमें 2 ट्रीटमेंट होना है। इसमें बच्चे का ट्रीटमेंट तो करिए, मदर का ट्रीटमेंट भी करिए, क्योंकि मदर अगर मान रही है तो, अगर मदर ना मान रही हो तब मदर करिए। मदर माने कि नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत सीधा है, जैसे वो कृष्ण कन्हैया वाला आज वही दिन है, कृष्ण कन्हैया में कह रहे थे कि भैया मैंने माखन खाया, तो उन्होंने मान लिया था कि नहीं माखन खाया, बाद में समझ गई थी कि माखन तो खाया है। तो वही चीज है कि माँ और बेटे का उपचार कैसे होगा, बेटे का उपचार होगा आत्मा की मेरिडियन। क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल है, इसको हम लोग क्यों नहीं इसमें किया, ये फंक्शनल है, इसलिए हम लोग क्या कि आत्मा की मेरिडियन में
यानी आत्मा मेरिडियन माने फंक्शन मेरिडियन, जो आत्मा की मेरिडियन, फंक्शन मेरिडियन, क्रिएटिविटी की मेरिडियन है, वहां पर 9 टोन किया और 7 सीडेट कर दिया। अब अगर नहीं मानती है सर, यूजुअली तो 9 हमेशा सेलेक्ट होता है ना? यूजुअली, हमने यूजुअली कहा ना, हमेशा तो नहीं कहा, नित्य नहीं कहा ना, नित्य जब कहेंगे तब होगा। हमने कहा नहीं कि भाई इसको भी कभी टोन करना है 9 को, 9 हमेशा सिलेक्ट होना होगा। वहां 9 सिलेक्शन दूसरे 9 द्रव्य नहीं है, वहां अंतर समझिए। वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि टॉक्सिन्स को या जो बाहर के बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने के लिए प्रकाश कम कर दिया था। तो द्रव्य गुण कर्म 3 छोड़ याद करिए, कभी द्रव्य को करते हैं, कभी गुण को करते हैं, कभी कर्म को करते हैं। वहां पर प्रकाश को कम कर दिया तो अंधेरे मर जाए, ये हम चाहते थे, तो 0 to 9 सिलेक्ट किया। यहाँ हमको अगर किसी मेरिडियन, किसी द्रव्य की, किसी ऑर्गन की आत्मा मर रही हो तो क्या करेंगे? 9 टोन नहीं करेंगे, करेंगे। आत्मा को जाना है, आत्मा माने कोशात्मा, ऑर्गन की कोशात्मा कहाँ? सेल में है, ठीक है। तो 9 अब मदर का देखिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मदर का ट्रीटमेंट भी करेंगे, क्या करेंगे? मदर का भी ट्रीटमेंट कर दीजिए, वो भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मदर का भी, क्योंकि मदर मान नहीं रही ना उसे बच्चे के लिए, तो उसको भी कर दीजिए। बटकर बेटे का भी, मदर का करना हो तो और भी कर दीजिए। इनको मदर का मोह होगा, मोह के लिए कौन सा है? मदर को करना हो तो मोह के लिए कौन सा करना पड़ेगा बताइए प्यारी जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। सर जल को सिलेक्ट करना पड़ेगा सर इनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल मोह है, वो माँ समझ रही कि हमारा बेटा बहुत ही सीधा है, ठीक है। मैं बालक बहन को छोटो छीको के विधि पायो, मैं तो छोटा सा बालक हूं, मुझे नहीं तो मान लिया। तो वही, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा वहां पर? 3 4 4 4 7 सिडेट, 3 9 टोन। 3 माने ज्ञान, 3 माने अग्नि, 3 माने ज्ञान नहीं, यस सर। 3 माने व्यवस्था, 3 माने ज्ञान, प्रकाश, ज्योति। ज्योति हो जाती है तो क्या होता है? ज्ञान, हमको ज्ञान आ गया। तो 3 है, 3 9 टोन और 4 7 सिडेट, हो गया तो उपचार। चलिए आगे चलिए, ये देखिए ये भी है। अब ये भी हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में ये वाला कर सकते हैं, ये पुराना ट्रीटमेंट है, 7 सिडेट 1 टोन है। अब जो इन्होंने बनाया होगा हाइपोथैलेमस में क्या किया, हाइपोथैलेमस का फंक्शनल एरिया बढ़ाने की बात कही होगी, इसलिए उन्होंने 7 सिडेट कर दिया, और एक का वो आकाश, हाइपोथैलेमस के उसमें आकाश बढ़ाया। लेकिन अगर आपको करना हो, आज की डेट में करना हो, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको बदल दीजिए आप। इसको हम लोग इस वाले जो ये लिखा हुआ है, घर परिवार को होने का अंत, ये कामुक वृत्तियों में लिप्त हो, इसको हाइपोथैलेमस में कर रहे हैं। अच्छी बात है, हाइपोथैलेमस में आप मेथी लगा दीजिए, वात ज्वाइंट में मेथी लगा दीजिए। लेकिन भौतिक पराभौतिक में 2 अंतर करिए, एक भौतिक भूख हो गई, एक पराभौतिक भूख हो गई। ये पराभौतिक भूख है तो लेफ्ट LMM, लेफ्ट मेगा मेरिडियन, लेफ्ट क्यों बोल रहा हूं, राइट में करते तो हम लोग क्या करते, भौतिक करते, और लेफ्ट में करते तो पराभौतिक। क्लियर कि नहीं ये बात? सेकेंड सेमेस्टर राइट क्या है? सेकेंड सेमेस्टर राइट क्या है? भौतिक, भौतिक हो गया सर। ये पराभौतिक। तो इस पराभौतिक में हमने ट्रीटमेंट किया है इस हाथ में, तो LMM लिया पराभौतिक के लिए, और ट्रीटमेंट वही दिया अग्नि का, 2 3 सिडेट 1 4 टोन। LMM 2 3 सिडेट 1 4 टोन। नहीं समझ में आ रहा? 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर समझ में नहीं आया? भौतिक पराभौतिक,
पराभौतिक मान रहे हैं, बस पराभौतिक में वही काम किया जो हमने भूख का किया था, वो जो हमने कहा था कि बहुत अधिक हाइपर एसिडिटी है, वही चीज है। ठीक, इस तरह हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट करना है। प्रत्येक द्रव्य औषधि है। देखिए औषधि औषधि नहीं है, यहाँ आप को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये वहां अर्थ है उसका औषध, द्रव्य सब औषध है। औषधि तो औषधि हम लोग जो औषधि यूज करते हैं उसको है, औषधि का अपना एक क्लासिफिकेशन है, वो हो गया। तो वो औषधि, प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई औषधि जरूर है, यानी कोई रसायन है, कोई उसमें जड़ी बूटी है, कोई वो है, इस रूप में वो है। तो हम लोग उसको पहचान करके उसमें करते हैं, ये उसका कहा गया कि यही हमारा जो है द्रव्य है। तो इस रूप में ये उन्होंने आगे इसको किया। इसको बहुत अधिक वो नहीं है, दिशा पर ये बहुत अधिक कमेंट नहीं है, ये जरा इसका। अब ये जरूर है, देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि हृदय रक्त संचार पॉइंट, ये गलत लिखा हुआ है, 8 सेकंड नहीं है, 0.8 सेकंड है, ठीक है। 0.8 सेकंड में पूरे शरीर की परिक्रमा करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर मतलब अगर जैसे वेग हो, तो अगर ये वेग लिखा जाए, गति और वेग में यही अंतर है कि वेग के साथ हम लोग वेक्टर भी लगाते, कहते हैं डायरेक्शन लगा देते थे, और स्पीड में माने कोई भी स्पीड किधर जा रही है। तो जहां दिशा, ये फिजिक्स ने भी कहा था, यानी भौतिक विज्ञान भी मानता था कि हमारे दिशा कोई है। तो दिशा में जहां लगाते थे वहां वेलोसिटी में हम लोग, वेलोसिटी जब लिखते हैं तो वेग में डायरेक्शन लगा देते हैं, और गति माने कोई किसी दिशा में जा रही हो। तो इस प्रकार ये दिशा को, वही यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। इसको पराभौतिक वायु मानिए, प्रोलैप्स हो रहा तो दिशा ही तो गड़बड़ा रही, दिशा चेंज हो गई, उसने ऊपर जाने की जगह नीचे गिर गई तो प्रोलैप्स हो गया। तो ये जहां स्पीड का जो काम कर रही थी वहां पर यहाँ दिशा कर रही है। क्लियर? वही है जो पराभौतिक वायु क्या करती है, उखाड़ फेंकती है, वही दिशा कर रही है, प्रोलैप्स कर दे रही है। जहां ऊपर जाना था उल्टी कर रही है, जहाँ वेरिकोस वेन्स क्रिएट कर रही है, ब्रेन में जाकर के उनको जो नर्व है न जाकर रोक दे रही है। तो ये दिशा भड़का रही है। तो वो उनमें ये सब सारे काम उसी के हैं। इसको अपना कैसे ट्रीटमेंट होना है ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। पहले केवल समझिए कि दिशा क्यों कहा गया है, कि वायु को कम करने के लिए, निकलने के लिए दिशा स्थान की आवश्यकता है। तो और वायु को आगे चल के पढ़ेंगे, वायु और दिशा मन को भ्रमित कर सकती है, ठीक है। तो ये मन को भ्रमित करने के लिए ये है। बस वो कोलंबस का उदाहरण दिया, वो कि चला गया, पहुंचा कहीं और पहुंच गया, वैसे हम भी कर रहे हैं। देखिए भवन निर्माण वो दिशा है, भवन निर्माण में किस दिशा में कौन होना चाहिए, कहाँ पूजा होनी चाहिए, कहाँ ये होना चाहिए, कहाँ पर बाथरूम, कहाँ टॉयलेट, किधर बेडरूम, का सारा तय है। तो ये भी एक वो है, नदियों का जल है उसका भी किस दिशा में बहती है, सारा दिशा से तय है। वही उसी को कहा उन्होंने कि ये दिशा के उपचार के लिए, ये वही हमारे पास फिंगर नंबर 7 है, उस पर हम लोग उपचार करते हैं। और ये इस पर हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है पोन्स और सेरेबेलम। सेरेबेलम इसलिए कि सेरेबेलम भी अभी ब्रेन में पढ़ेंगे, वो भी एक दिशा तय करती है, उससे बिना उसके आए हुए नहीं जा पाते। तो दिशा का उपचार इस तरह हम लोग कर सकते हैं। कहीं है प्रोलैप्स का है, टोसिस जो पलकें गिर जाती हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स। तो आप लोग जहां स्प्लीन का पढ़े थे याद करिए, स्प्लीन की डिफिशिएंसी क्या है, डिफिशिएंसी नहीं और डिफिशिएंसी आगे, तो उसको हमने पढ़ा था, वही यहाँ पर दिशा का उपचार करना है। तो इस तरह हमारा दिशा खत्म हुआ। अब हम लोग का मन रह जाएगा। तो हम लोग अभी इन शब्दों के साथ हम लोग अपनी बात खत्म कर रहे हैं। अभी रुकिए, पहले उसमें आ जाए हम। सर जमाई आती हो किसी को तो क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको? जी मैडम, जमाई आ रही हो किसी को तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो लंग्स का भी है, लंग्स जमाई क्यों आ रही है, या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
निद्रालु कहाँ होता आदमी, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। तो वो पहले मेन ट्रीटमेंट तो पहले लंग्स का है, लंग्स का ट्रीटमेंट करिए। तो हम लोग पहले यहाँ खत्म कर दें, फिर अपनी बात शुरू करें। तो हम लोग ये जो सारा पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपनी इस विधा को सबके बीच प्रसारित करें, अपने उन साथियों के बीच भी प्रचारित करें जो शामिल नहीं हो पाए हैं, चाहे वो यहाँ क्लास में आकर के या क्लास के बाहर भी जो शामिल नहीं हो सके हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, विधा को हम लोग प्रमोट करें। और इस प्रकार एस्पस द्वारा जो हमारा सिद्धांत है कि ईच वन रीच वन, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाए, ईच वन ट्रीट वन, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का इलाज करे, एंड ईच वन टीच वन, उसको पढ़ाए भी ताकि अपने जैसा बनाए। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है। और इसी के साथ हम अपना ये वाला शो खत्म करते हैं और फिर आप लोगों से वार्ता के लिए मुझे